देती है। मुन्योंग कहती है कि तुम मुझसे डरे नहीं और ना ही यहाँ से भागे, ये देखकर मैं बहुत इम्प्रेस हूँ। ग्यांगजी उसे डांटने ही वाला होता है कि इतने में वो कार भगाकर फिर से वहाँ से चली जाती है। ग्यांगजी जूरी की कार से उन दोनों का पीछा करने लगता है। इस लड़के का नाम गीतो होता है जो कि एक फेमस पॉलिटिशियन का बेटा होता है। वो अपने डैड के इलेक्शन का पोस्टर देखता है तो उसी तरफ मुन्योंग अपनी कार घुमा लेती है और उसे वहाँ पहुँचा देती है। वो भागकर स्टेज पर चढ़ जाता है और बताता है कि मैं कौन वंशु का बेटा हूँ और मैं पागल हूँ। ये देखकर मिस्टर क्यों तो पागल हो जाते हैं। वो बताता है कि मेरे भाई बहन इवन मेरे कजन्स भी यूनिवर्सिटी से पढ़े हैं पर मैं वहाँ नहीं पढ़ पाया क्योंकि मैं दिमागी तौर पे कमज़ोर था। मेरे पापा ने कभी मुझे प्यार नहीं किया, वो मुझे मारते थे और अंधेरे कमरे में बंद करके रखते थे। इसमें मेरी क्या गलती है अगर मैं ऐसा हूँ तो? उन्होंने कभी मुझ पर ध्यान नहीं दिया, इसलिए उनकी अटेंशन पाने के लिए मैंने उल्टी सीधी हरकतें करनी शुरू कर दी। वजह से अब मैं सच में पागल हो गया हूँ और सबकी नज़रें अब मुझ पर हैं, इसलिए मैं बहुत खुश हूँ। अभी वो अपना कोट खोल देता है जिसे देखकर सारी मीडिया रिकॉर्ड कर लेती है और सिक्योरिटी उसे पकड़ने आ जाती है, पर वो बहुत फुर्ती से वहाँ से भागने लगता है। ये सब देखकर ग्यांगजी बहुत इमोशनल हो रहा होता है क्योंकि उसके साथ भी बचपन में यही हुआ होता है। उसकी माँ ने कभी उसे अटेंशन नहीं दी होती, वो सारा प्यार सैंजी को ही करती थी। मुन्योंग कहती है इसे कहते हैं लाइफ को एंजॉय करना। उधर मीडिया में बहुत ज़्यादा बेइज्जती हो रही होती है जिसकी वजह से मिस्टर कॉन का बेटा आके मुन्योंग के ऊपर हाथ उठाने वाला होता है। ग्यांगजी रोक लेता है, उसके हाथ मोड़ देता है। मुन्योंग ये देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। तभी जूरी वहाँ पर आके ग्यांगजी को कहती है कि चलो अब हम चलते हैं, पर वो तो मुन्योंग के साथ कार में बैठ के निकल जाता है। मुन्योंग तो बहुत खुश हो जाती है। फिर ग्यांगजी मुन्योंग से पूछता है कि डायरेक्टर ने तुम्हारे पापा को वॉक कराने के लिए कहा था पर तुमने अब तक वो क्यों नहीं किया? मुन्योंग कहती है कि मुझे इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। वो फिर से उसके डैड की हालत के बारे में बात करने लगता है। इसमें मुन्योंग कहती है कि तुम्हारे भी तो मॉम डैड नहीं है ना? वो कहता है कि तुम्हें ये सब कैसे पता? मुन्योंग कहती है कि मैंने भी तुम्हारे बारे में थोड़ी बहुत रिसर्च किया, जैसे लोग सामान खरीदने से पहले रिसर्च करते हैं। ग्यांगजी कहते हैं तुम इंसानों को प्रोडक्ट के साथ कैसे कंपेयर कर रही हो? वो कहती है कि इंसान प्रोडक्ट ही तो होते हैं, गीतों को ही देख लो, उसके भाई बहन अच्छे प्रोडक्ट निकले इसलिए उन्हें सब कुछ मिला और वो एक बेकार प्रोडक्ट था जिसकी किसी को ज़रूरत नहीं थी इसलिए उसकी हालत ऐसी है। ये सुनकर ग्यांगजी को गुस्सा आता है क्योंकि उसके साथ भी यही कुछ हुआ होता है, इसलिए वो उसे कार रोकने के लिए कहता है और पैदल चलने लगता है। मुन्योंग उससे पूछती है कि क्या हुआ? वो कहता है कुछ नहीं, मैंने थोड़ी देर के लिए तुमसे कुछ उम्मीद लगा दी थी, मैं भूल गया था कि तुम कौन हो। वो पूछती है तुमने मेरे से क्या उम्मीद लगाई थी? वो कुछ नहीं कहता और चलने लगता है। मुन्योंग उससे पीछे से कहती है आई लव यू ग्यांगजी। जिसे सुनकर ग्यांगजी तो शॉक्ड हो जाता है, थोड़ी देर के लिए रुक जाता है और मुन्योंग हंसने लगती है, पर वो फिर से चलने लगता है जिसे देखकर मुन्योंग को गुस्सा आता है। वो दोबारा चिल्ला चिल्ला कर बोलने लगती है आई लव यू ग्यांगजी, पर ग्यांगजी रुक ही नहीं रहा होता। वो फ्रस्ट्रेशन में बार बार उसे आई लव यू ग्यांगजी करके चिल्ला रही होती है, पर ग्यांगजी तो चले ही जाता है वहाँ से। इधर मुन्योंग ने जो गड़बड़ की थी उसकी वजह से उसे हॉस्पिटल से निकालने की बात होती है, पर डायरेक्टर उसे थोड़ा और टाइम देने को कहते हैं। मिस्टर ली यूसू की रेस्टोरेंट में पहुंच जाता है जहाँ पर वो जूरी को देखते हैं और उसे देखते ही उन्हें पहली बार में उससे प्यार हो जाता है, पर जूरी उन्हें कोई भाव नहीं देती। इधर हॉस्पिटल में मिस्टर कॉन पहुंच जाते हैं और वो गीतों को ना संभालने की वजह से डायरेक्टर पर गुस्सा करते हैं। तभी वहाँ पर ग्यांगजी आ जाता है और वो गुस्से में ग्यांगजी को थप्पड़ मार देते हैं। फिर मुन्योंग सैंजी को ड्राइंग बनाते हुए देखती है, उसके पास आती है। सैंजी उसे देखकर बहुत खुश हो जाता है, वो उसके साथ फोटो खींचती है और उसे ऑटोग्राफ भी देती है। इधर ग्यांगजी घर जाने के लिए सैंजी को ढूंढ रहा होता है। वो मुन्योंग के साथ बैठे देख कर उसे कहता है कि तुम घर चलो, जिस पर मुन्योंग कहती है कि क्या तुम अभी भी मुझसे गुस्सा हो? तभी वो उसके गाल की तरफ देखती है और कहती है कि क्या तुम्हें किसी ने मारा? तुम मुझे उसका नाम बताओ। वो ग्यांगजी को दूर ले जाकर कहती है कि तुम मुझे बताओ क्या हुआ? ग्यांगजी कहता है कि तुम्हें इतना क्यों फर्क पड़ रहा है? तुम्हें मेरे लिए बुरा लग रहा है क्या? तुम्हें तरस आ रहा है क्या? तुम्हें गुस्सा आ रहा है? बताओ तुम कैसा फील कर रही हो? वो कहता है कि तुम्हारे अंदर इमोशंस नाम की चीज़ नहीं है, इसलिए तुम ये नाटक करना बंद करो। तुम नाटक मत करो कि तुम मुझे समझती हो और आगे से मुझे लेक्चर मत देना। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। मुन्योंग को बहुत बुरा लगता है। तभी जूरी मुन्योंग के डैड को वहाँ पर लेकर आती है। मुन्योंग वहाँ पर उनसे बैठ के बात करने ही वाले होते हैं कि उसके डैड कहते हैं कि तुम अब तक जिंदा क्यों हो? उसका गला पकड़कर उसे मॉन्स्टर बुलाते हैं और उसका गला दबाने लगते हैं। तभी हॉस्पिटल के लोग आकर उसे छुड़ा लेते हैं। मुन्योंग इससे बहुत ज़्यादा दुखी हो जाती है, वो किसी से कुछ नहीं कहती और पैदल रास्ते पर निकल पड़ती है। इधर ग्यांगजी बस से जा रहा होता है कि तभी उसकी नज़र मुन्योंग पर पड़ती है, पर वो उसे देखकर कुछ नहीं कहता और घर चला जाता है। वो घर पे मुन्योंग की नई किताब पढ़ रहा होता है जिसमें माँ बेटे के प्यार के बारे में बात हुई होती है, जिसे पढ़ के बहुत इमोशनल हो जाता है क्योंकि उसे बचपन से अपनी माँ का ज़्यादा प्यार नहीं मिला होता। तभी यूसू वहाँ आता है और वो बताता है कि कैसे मुन्योंग के डैड ने उसे हॉस्पिटल में मारने की कोशिश की। तभी ग्यांगजी को याद आता है कि उसने मुन्योंग को पैदल चलते हुए देखा था। वो यूसू की बाइक उठाता है और तुरंत उसे ढूंढने के लिए निकल जाता है। बाहर बहुत बारिश हो रही होती है, पर ग्यांगजी मुन्योंग को ढूंढ ही लेता है और वो इमोशनल होकर उसे गले लगा लेता है। वो उसे अपने साथ ले आता है और वो उसे कहता है कि तुम क्या पागल हो? तुम रास्ते में ऐसी कैसे घूम रही थी? तुम्हें कुछ हो जाता तो? उसे अपने लिए चिंता करते देखकर मुन्योंग तो बहुत खुश हो जाती है।
मुन्योंग का घर दूर था, इसलिए वो उसे अपने घर ले आया था और उसे डिनर भी खिलाता है और अपने कपड़े भी देता है। इधर मुन्योंग तो उसके साथ फ्लर्ट किए जा रही थी। वो मुन्योंग को कहता है कि तुम अब अपने घर जाओ, पर वो जाने को तैयार ही नहीं होती। वो कहती है कि तुम मुझे यहाँ लेके आए, तुमने मुझे खाना खिलाया, अब तुम मुझे जाने के लिए कह रहे हो। वो ऊंचा ऊंचा सेंजी को आवाज लगाने लगती है और वो उसे चुप रहने के लिए कहता है। तभी वहाँ पर यूसु के आने की आवाज आती है। गैंगजी भागकर वहाँ पर जाता है और यूसु को कहता है कि तुम आज सेंजी को अपने साथ ही रखना। वो सेंजी को फोन करके कहता है कि घर पे बहुत पानी भर गया है, इसलिए आज तुम यूसु के साथ ही रहो। इधर मुन्योंग अंदर से दरवाजा बंद करके कहती है कि तुम जब तक मुझे रहने नहीं दोगे मैं नहीं खोलूंगी, और वो रात भर गैंगजी को अलग अलग तरीकों से परेशान करती है। वहीं सुबह जब जूरी गैंगजी के कपड़ों में मुन्योंग को देखती है, उससे पूछते तुम यहाँ क्या कर रही हो। मुन्योंग कहती है कि मैं यहाँ पर गैंगजी के कपड़ों में खड़ी हूँ, तो तुम सोच ही सकती हो मैं उसके साथ रात भर रुकी थी, जिस पर दोनों की गैंगजी को लेकर लड़ाई शुरू हो जाती है। वहीं जूरी उस पर हाथ उठा देती है और फिर दोनों की लड़ाई शुरू हो जाती है। गैंगजी वहाँ पर आता है और मुन्योंग का नाम लेके कहता है कि इसे छोड़ दो। वहीं सब लोग उसे देख रहे होते हैं। मुन्योंग बहुत गुस्सा होती है। वो कहती है कि तुमने मुझे ही डांटा, तुमने उसे तो कुछ नहीं कहा, जबकि उसने मेरे पे हाथ उठाया था। पर गैंगजी कुछ नहीं कहता। वो उसे टैक्सी के पैसे पकड़ा देता है और यहाँ से जाने के लिए कहता है। वही जूरी ने तो रोना ही शुरू कर दिया होता है। वो अपनी मॉम से कहती है कि उसने फिर से मुन्योंग की साइड ली, इवन उसे अपने कपड़े भी पहनने के लिए दिए और उसे अपने रूम पर भी रखा है। कहकर वो रोने लगती है। हिम्मत करके गैंगजी को अपने दिल की बात बता देती है, पर गैंगजी उससे इनडायरेक्टली मना कर देता है क्योंकि वो उसे अच्छा दोस्त मानता होता है। वहीं मुन्योंग इन दोनों को देख लेती है और उसे बहुत गुस्सा आता है। वहीं मैनेजर ली मुन्योंग को कंपनी की बुरी हालत के बारे में बता के रोता है और कहता है कि तुम वापस ना चलो, पर कम से कम एक बुक पर तो काम कर लो। वहीं अगले दिन मुन्योंग सेंजी की ड्राइंग देखकर उसे अपनी हवेली में ले आती है और उसे कहती है कि तुम मेरे लिए ड्राइंग करो और इसके बदले मैं तुम्हें पैसे दूंगी, पर वो शर्त रखती है कि उसके लिए तुम्हें यहीं पर रहना होगा। मुन्योंग ने तो इसके लिए कॉन्ट्रैक्ट भी बना लिया था, जिसमें सेंजी थोड़े चेंजेस करता है। वो कहता है कि मुझे ज्यादा पैसे नहीं चाहिए, बस मुझे एक एरविन कार चाहिए। मुन्योंग तुरंत हाँ कर देती है। वह दूसरी तरफ गैंगजी अपने भाई को ढूंढ रहा होता है। एक नर्स से उसे पता लगता है कि वो तो मिस मुन्योंग के साथ था। वो मुन्योंग को फोन लगाता है, उससे पूछता है कि मेरा भाई क्या है। वो बताती है कि वो मेरे साथ मेरी हवेली में है, अगर तुम्हें उससे मिलना है तो तुम यहीं पर आ जाओ। वो कहता है ठीक है, मैं अभी आ रहा हूँ। मुन्योंग कहती है तुम्हें यहाँ का एड्रेस पता है। वो कहता है कि हाँ मुझे वहाँ का एड्रेस पता है, मैं वहाँ एक बार पहले भी आ चुका हूँ। जिसे सुनकर मुन्योंग कहती है कि इसका मतलब तुम मुझे जानते हो। वो कहता है हाँ, जिस दिन मैंने तुम्हें देखा था मैं उसी दिन पहचान गया था कि तुम कौन हो। वही जब गैंगजी जा रहा होता है तो पास्ट का एक सीन दिखाया जाता है, जब गैंगजी मुन्योंग से मिलने के लिए फ्लावर्स लेके उसके गेट के बाहर खड़ा था। मुन्योंग भी उससे मिलना चाहती थी, इसलिए वो जा ही रही थी कि उसकी माँ उसे रोक देती है और कहती है कि तुम उसके पास नहीं जाओगी। मॉम को नहीं पसंद था कि मुन्योंग किसी से भी मिले। मुन्योंग ऐसा ही करती है। वो गैंगजी के फ्लावर्स लेकर अपने पैरों के नीचे कुचल देती है और उसे वहाँ से जाने के लिए कहती है, क्योंकि ऐसा उसकी मॉम ने कहा। प्रेजेंट में हम देखते हैं कि गैंगजी हवेली के अंदर आ गया होता है। मुन्योंग वहीं पहले की तरह बालकनी में खड़ी होकर उसका इंतजार कर रही होती है। जब गैंगजी आता है मुन्योंग कहती है कि तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया, तुम मुझे पहचान गए। गैंगजी कहता है कि मैं तुमसे भाग रहा था क्योंकि तुमने मेरी जान बचाई थी और मैं तुम्हें छोड़ के चला गया। थैंक यू तुमने जो भी किया, और सॉरी मैं तुम्हें छोड़ के चला गया। तुम्हें पसंद करता था फिर भी मैंने ऐसा किया, पर अब मेरे पास अपने भाई के सिवा और कोई नहीं, और उसके सिवा मेरे पास किसी के लिए टाइम नहीं है। मुन्योंग कहती है कि तुम अपने भाई का ध्यान रख सकते हो पर मेरा नहीं, जिस पर वो कहता है कि मैं दूसरों के लिए जीते जीते थक चुका हूँ। ऐसा कहकर वहाँ से जाने लगता है। मुन्योंग उसके पीछे आती है और कहती है कि मैंने तुम्हारी जान बचाई थी, तुम यहाँ से कहीं नहीं जाओगे। इतने मुन्योंग का पैर फिसल जाता है जिसकी वजह से वो गिरने वाली होती है, पर गैंगजी उसे होल्ड कर लेता है। कहते तुम पागल हो क्या, तुम मरना चाहती हो, जिस पर वो कहती है कि तुम यहाँ से कहीं नहीं जाओगे, हम साथ रह सकते हैं। पर गैंगजी सेंजी को आवाज लगाने लगता है और कहता है यहाँ से चलो। सेंजी कहता है मैं यहाँ से नहीं जा सकता, मैंने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया और मैं मिस मुन्योंग के लिए काम कर रहा हूँ। मुन्योंग कहती है मैंने कहा था ना तुम यहाँ से कहीं नहीं जा सकते। गैंगजी सेंजी को वो कॉन्ट्रैक्ट उसे देने के लिए कहता है, पर वो ऐसा नहीं करता। वो भागने लगता है, जिस पर गैंगजी को गुस्सा आ जाता है और वो उस पर चिल्लाता है और कॉन्ट्रैक्ट छीन कर उसे फाड़ देता है, जिस पर सेंजी गुस्सा हो जाता है और वो गैंगजी को जमीन पर गिरा के उसे बहुत मारने लगता है और कहता है कि मैं सिर्फ मेरा हूँ। इतने में मुन्योंग वहाँ आ जाती है और वो सेंजी को अंदर जाने के लिए कहती है। गैंगजी वहाँ से जा रहा होता है और अपने बचपन का दिन याद करता है जिस दिन उसकी मॉम ने उसे डांट कर मारा था और कहा था कि तुम सेंजी का ध्यान रखो। उस टाइम पर उसने भी यही कहा था कि मैं सिर्फ मेरा हूँ। उसने गुस्से में कह दिया था कि मैं चाहता हूँ मेरा बड़ा भाई मर जाए, कह के वो वहाँ से भागने लगता है, जिसके पीछे उसका बड़ा भाई उसके रेड बेल्ट देने के लिए भाग रहा होता है। ये देखकर गैंगजी को बहुत बुरा लगता है कि उसने अपने भाई के लिए सब बोला और वो दोनों बर्फ में खेलने लगते हैं। वहीं इन दोनों को मुन्योंग दूर से देख रही होती है। फिर सेंजी का टॉय बर्फीले तालाब के पास चला जाता है, जिस बात से अनजान वो उसे लेने जाता है और खुशी से वहीं पर उछलने लगता है, जिससे बर्फ टूट जाती है और वो उसके अंदर धंस जाता है। ये सब देखकर गैंगजी पहले तो डर के भाग जाता है, पर फिर जब उसका भाई आवाज लगाता है तब वो वापस आता है और उसकी जान बचाने के लिए पानी में कूद जाता है, उसे बाहर निकाल देता है। पर पानी इतना ठंडा था कि सेंजी बिना उसकी मदद किए वहाँ से चला जाता है और तभी मुन्योंग वहाँ पर आकर गैंगजी की जान बचाती है। घर आकर उस फटे हुए कॉन्ट्रैक्ट को देखने लगता है जिसमें मुन्योंग ने बहुत सारे पैसे देने की बात लिखी थी, पर सेंजी ने काट कर उसमें लिखा था कि उसे सिर्फ एक कैंपिंग कार चाहिए क्योंकि उसके भाई को घर बदलना पसंद नहीं। ये पढ़कर वो बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाता है और सेंजी को सपोर्ट करने का डिसाइड करता है क्योंकि सेंजी सच में मुन्योंग के लिए काम करना चाहता था।
मैनेजर ली मुन्योंग से मिलने आते हैं, जिस पर मुन्योंग उसे सेंजी से इंट्रोड्यूस करवाते हुए कहती है कि आज से मेरे लिए ड्राइंग करेगा, जिस पर वो कहता है कि तुम खुद का ध्यान तो नहीं रख सकती, इसका कैसे रखो। अभी वहाँ पर गैंगजी आ जाता है। मुन्योंग कहती है कि देखो हमारा ध्यान रखने वाला आ गया, और वो ऐसा कहकर उसे वहाँ से भगा देती है। इधर जब जूरी को पता लगता है कि गैंगजी मुन्योंग के यहाँ रहने गया है, तब वो बहुत गुस्सा होती है और वो गुस्से में मुन्योंग को गालियाँ निकालने लगती है। इधर गैंगजी भी मुन्योंग के सामने कुछ कंडीशंस रखता है कि अगर सेंजी का मन यहाँ से जाने को किया तो वो उसे जाने देगी और उसके साथ इज्जत से पेश आएगी। मुन्योंग हाँ कर देती है और उन्हें उनका रूम दिखाती है। रूम काफी बड़ा था, पर बहुत साल से हवेली बंद होने की वजह से सफाई नहीं होती, इसलिए दोनों भाई मिलकर सफाई करते हैं और गैंगजी सुबह सबके लिए नाश्ता भी बना देता है। तीनों मिलकर हॉस्पिटल जाते हैं। सेंजी के बटरफ्लाई के डर को भगाने के लिए डायरेक्टर से कहते हैं कि इसमें कुछ तो मिसिंग है, तुम इसमें एक बड़ी सी बटरफ्लाई बना दो। सेंजी मना कर देता है। उधर दूसरी तरफ मुन्योंग को एक पेशेंट मिलती है जिसे कहती है कि तुमने मुझे पहचाना नहीं, मैं तुम्हारी माँ हूँ। मुन्योंग थोड़ी देर के लिए तो डर के फ्रीज हो जाती है, पर जब उसे पता लगता है उसकी माँ नहीं है तो वह कहती है कि तुम मेरी माँ नहीं हो, मेरी माँ बहुत साल पहले ही मर चुकी है। सुनकर पेशेंट को रियलाइज होता है कि उसकी बेटी तो काफी साल पहले ही एक्सीडेंट में मारी जा चुकी है, जिसकी वजह से वो वहीं पर बेहोश होकर गिर जाते हैं। इधर मुन्योंग को अपनी मम्मी का दोबारा से बुरा सपना आता है, जिसमें वो कहती है कि तुम्हें जिससे प्यार होगा मैं उसे मार दूंगी। ये सुनकर वो बहुत ज्यादा रोने लग जाती है। तभी वहाँ पर गैंगजी आ जाता है। वो मुन्योंग को ऐसे देखकर उसे गले लगा लेता है और उसे शांत कराता है। मुन्योंग कहती है कि तुम यहाँ से चले जाओ, वो तुम्हें भी मार देगी। गैंगजी कहता है कि मैं कहीं नहीं जाऊंगा, तुम बिल्कुल सेफ हो। उसे शांत कराता है और ऐसे ही सुला देता है। अगली सुबह मुन्योंग उठती है तो अपने पास्ट को याद करती है कि कैसे उसकी माँ उसके ऊपर कंट्रोल किया करती थी। मुन्योंग को छोटे बाल पसंद थे, पर उसकी माँ उसके बाल नहीं काटने देती थी, क्योंकि वो कहती थी कि तुम लंबे बालों में मेरी जैसी दिखती हो, तो मेरा एक आर्ट हो जिसे तुम चाह कर भी नहीं बिगाड़ सकती। सुबह